हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि है हमारे चैप्टर 3 द ब्लैक एरोप्लेन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई विल टेक द रिस्क। मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क? रिस्क क्या है? वाई डज द नरेटर टेक इट? क्यों नरेटर ने इस रिस्क को लिया? ठीक है। द पाई आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है कि नरेटर की बात की जा रही है। ठीक है, नरेटर है जो कि रिस्क ले रहा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि रिस्क क्या है और नरेटर रिस्क क्यों ले रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है द पायलट कुड सी द बिग ब्लैक क्लाउड इन फ्रंट ऑफ हिम। जो पायलट है, उस ब्लैक डकोटा को जो पायलट उड़ा रहा था, है ना, वो जानता है कि उसके सामने एक बड़ा सा काला बादल है। दिस क्लाउड इंडिकेट एन अपकमिंग स्टॉर्म। जो कि क्या निर्देशित करता है, क्या इंडिकेट करता है कि अब जो है तूफान आने वाला है। जो कि बादल था, उसे देख कर के वो पायलट समझ पा रहा था। द नरेटर वॉज अवेयर दैट इट्स रिस्क टू फ्लाई इन द स्टॉर्म। जो नरेटर है वो जानता था कि इस क्लाउड में, इस स्टॉर्म क्लाउड में फ्लाई करना बहुत ही रिस्क होगा। बट ही वॉज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था अपने घर पहुंचने के लिए और अपना हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। एंड टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। Thus he decided to fly through the storm and this was the risk he took। देखिए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फ्लाई करेगा इस स्टॉर्म में, एंड दिस वॉज द रिस्क ही टुक। यही वो रिस्क थी जो उसने ली थी। दैट इज मतलब कि द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म इवन व्हेन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट ज़ीरो। वो रिस्क जो कि उस स्टॉर्म वाले क्लाउड में जो है अपना प्लेन लेकर के जाना, फ्लाई करना, जबकि आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो काला घना बादल था, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया और वो उस बादल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ कि रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि जब आप पायलट को पता है कितना बड़ा ब्लैक क्लाउड सामने है और उसमें प्लेन उड़ाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर चला जाता है, वो रिस्क हो गई। और वो रिस्क क्यों ली उसने? वाई डज द नरेटर टेक इट? उसने रिस्क क्यों ली? तो रिस्क ली क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि उसे घर पहुँचना था और अपनी फैमिली के साथ अपना हॉलीडे स्पेंड करना था और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमारा है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप नरेटर जो है, नरेटर कौन? जो हमें कहानी सुना रहा है, बता रहा है, यानी कि हमारा ओल्ड डकोटा प्लेन का पायलट। ठीक है, तो नरेटर का एक्सपीरियंस क्या रहा है जब उसने उस स्टॉर्म वाले क्लाउड में अपना प्लेन उड़ाया, फ्लू करा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। आंसर है एज ही फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। जैसे ही उसने अपना प्लेन स्टॉर्म में डाला, ही वॉज सराउंडेड बाय ब्लैकनेस। तो वो पूरा अंधेरे से, ब्लैकनेस से घिरा गया था। ठीक है, ही कुड सी नथिंग आउटसाइड। उसे बाहर की ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट कंपास इट वॉज डेड। जब उसने कंपास को देखा, कंपास क्या, जो दिशा सूचक रहता है ना, उसे देखा तो वो क्या हो चुका था? डेड, यानी कि खराब हो चुका था। एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन। और जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सभी ने काम करना बंद कर दिया था। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। यहाँ पे जम्प्ड एंड ट्विस्टेड का मतलब होता है हिचकोले लेना, एक तरह से बहुत ही कभी ऊपर कभी नीचे और कभी घूम रहा है, इस तरह से प्लेन
हो रहा था। द सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। देन ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन, तब उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। बाय हिज साइड, अपने साथ में। एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, और जो उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने सिग्नल दिया कि वो उसे फॉलो करे। दिस वॉज अ न्यू रे ऑफ होप, ये एक आशा की नई किरण थी। फॉर हिम, उसके लिए। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, उसने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया। द प्लेन डिसअपियर्ड व्हेन द पायलट वॉज लैंडेड सेफली, लेकिन वो जो प्लेन था वो डिसअपियर्ड हो गया था जब पायलट जो है सेफली लैंड किया। ठीक है, तो नरेटर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है कि जैसे ही उसने उस स्टॉर्म वाले क्लाउड में अपना प्लेन डाला, उसके आसपास जो है ब्लैकनेस छा गई थी, कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कंपास देखा, वो ख़राब हो चुका था, सारे अदर इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुके थे। और उसके बाद में उसे बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। फिर उसके साइड में उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जिसका पायलट उसे सिग्नल कर रहा है कि वो उसे फॉलो करे। जब वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है तब वो सेफली लैंड हो जाता है, और उसके बाद में वो जो पायलट है वो दिखाई नहीं देता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका एक्सपीरियंस रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? क्यों नरेटर ने ऐसा कहा कि मैं सेफली लैंड हुआ और मैंने रनवे पर ही अपना ओल्ड डकोटा छोड़ करके मैं चला गया, उसके लिए मुझे सॉरी भी फील नहीं, मतलब मैं सॉरी नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कहा नरेटर ने? द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। नरेटर बहुत ही ज़्यादा खुश था जब वो सेफली रनवे पर लैंड कर चुका था। ही वॉन्टेड टू थैंक द पर्सन हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म। वो चाहता था कि वो थैंक करे उस पर्सन को जिसने उसकी मदद करी है बाहर आने में इस स्टॉर्म से। ही डेस्परेटली वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। वो बहुत ही मन से चाहता था कि वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक कहे। एंड दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उसके लिए एट दैट मोमेंट। यानी कि उस ओल्ड डकोटा प्लेन को रनवे पर छोड़कर जाना और उसे अपने स्थान पर नहीं लगाना, है ना, वो उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाता है, उसे उसके प्लेस पर नहीं खड़ा करता है, क्योंकि उसको उसके प्लेस पर खड़ा करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये था उसके लिए कि वो उस पायलट को थैंक कहे जिसने उसे सेफली लैंड करवाया। ठीक है, Thus he was not sorry to walk away from the old Dakota, इसलिए वो सॉरी फील नहीं कर रहा था कि वो ओल्ड डकोटा को छोड़ कर के चला गया था। ठीक है, रनवे पर ही छोड़कर चला जाता है। यानी कि एक प्लेस होता है जहाँ पे वापस से आपने लैंड कर लिया है तो फिर प्लेन को लगाना होता है, खड़ा करना होता है, लेकिन वो रनवे पर ही छोड़कर चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, What made the woman in the control center look at the narrators strangely? वो जो कंट्रोल सेंटर में वुमन थी वो नरेटर को बहुत ही स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, बहुत आश्चर्य से क्यों देख रही थी? आंसर है, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। जो वुमन थी कंट्रोल सेंटर में वो नरेटर को बहुत ही स्ट्रेंजली देख रही थी जब उसने पूछा, आस्क किया दूसरे एरोप्लेन के बारे में, अदर एरोप्लेन के बारे में। बिकॉज इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग बिसाइड्स ब्लैक डकोटा। लेकिन क्यों? क्योंकि जो इतना स्ट्रॉन्ग वेदर था उस कारण से उस ओल्ड ब्लैक डकोटा के सिवा कोई सा भी प्लेन जो है नहीं फ्लाई कर रहा था। दैट्स वाई शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन, इसलिए वो सरप्राइज हो गई उसके क्वेश्चन पे, इसलिए उसने उसे आश्चर्य तरीके से देखा, स्ट्रेंजली देखा। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा था कि और कौन सा प्लेन था, कहाँ गया वो प्लेन का पायलट, मैं उसे थैंक करना चाहता हूँ। लेकिन वो सोच रही थी ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि दूसरा प्लेन कोई उड़ ही नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Who do you think helped the narrator to reach safely? आप क्या सोचते हो कि नरेटर की सेफली पहुंचने में, लैंड करने में, रीच करने में किसने मदद की होगी? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप खुद से इसे डिस्कस कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, आंसर है देयर इज। देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। आपने स्टोरी पढ़ी, आपको क्या लगा, कोई अलग कारण हो सकता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 कारण लिख दिए हैं। 2 कारण में से तीसरा हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, ये 2 ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आंसर है, पहला आंसर मैंने लिखा है देयर इज़ नो डेफिनाइट आंसर दैट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड इन द स्टोरी अबाउट हु हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। देखिए यहाँ पे कोई डेफिनाइट आंसर दिया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली स्टेट नहीं, हमने जब स्टोरी पढ़ी तब हमें क्लियरली पता नहीं चला कि किसने उसकी मदद करी थी सेफली लैंड करने में। ठीक है, तो इसलिए हम क्लियरली इसे नहीं कह सकते हैं। वी कैन अज्यूम, लेकिन हाँ हम अज्यूम कर सकते हैं। वी कैन एज्यूम मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। वी कैन से दैट मे बी इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ हु फॉट विद हिज फियर। ये हम कह सकते हैं कि ये नरेटर खुद था जो अपने फियर से डर जो है लड़ाई कर रहा था। When he was stuck in the storm, जब वो उस स्टॉर्म में, उस तूफान में फंस गया था। In that situation, the narrator himself might have imagined everything. इस सिचुएशन में हो सकता है कि क्या नरेटर ने ही ये सारी चीज़ें इमेजिन कर ली हो कि ऐसा हुआ। और कभी कभी होता है ना कि हम खुद वो काम कर लेते हैं और लगता है कि अरे किसी ने शायद ये मैंने काम कैसे कर लिया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इमेजिनेशन कर रहा हो कि एक जो है ब्लैक एरोप्लेन था, उसने ऐसे मुझे मदद करी, सेफली लैंड करवाया। तो ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें क्लियरली स्टोरी में बताया ही नहीं गया है कि किसने उसकी हेल्प की। पहला आंसर तो ये हो गया। सेकंड आंसर हम लिख सकते हैं, वी थिंक दैट इट वॉज सम सुपर नेचुरल पावर। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद ये कोई सुपर नेचुरल पावर थी। अदरवाइज ही वुड श्योरली हैव क्रश्ड। हम कह सकते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर थी, नहीं तो वो शायद क्रश ही हो जाता, वो प्लेन बच ही नहीं पाता, सेफली लैंड नहीं कर पाता। द फॉलोइंग थिंग्स पॉइंट्स टू दिस। अभी बहुत सौ के मन में चल रहा होगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि भगवान ने उसकी मदद की होगी उससे सेफली लैंड करवाने में। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये आंसर है। ठीक है, कि हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने उसकी मदद करी, वरना वो श्योरली क्रश्ड हो जाता। और कैसे हम कह रहे हैं कि सुपर नेचुरल पावर है जिसने मदद करी, वो ये रीज़न भी है। टू फॉलोइंग थिंग्स पॉइंट्स टू दिस। और ये कहने का कारण कि भगवान ने मदद करी, ये चीज़ें हैं जो हमें बताती कि कैसे आप ये कह रहे हो कि भगवान ने उसकी मदद करी। पहला है अपीयरेंस ऑफ द मिस्टीरियस प्लेन एट द राइट टाइम। उस मिस्टीरियस प्लेन का आ जाना, उस रहस्यमयी प्लेन का आ जाना, ब्लैक प्लेन जो अचानक से आ गया था, सही समय पर आ गया जब उसे ज़रूरत लगी, जब वो फंसा हुआ था उस तूफान में, उस बादलों में वो फंसा हुआ था, तब आ जाना, तो ये एक चमत्कार टाइप का है ना। सेकंड है द पायलट नोइंग द नरेटर्स प्रॉब्लम। सेकंड ये है कि पायलट जानता था नरेटर की प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसे कैसे किसी और पायलट को पता चलेगा कि नरेटर की प्रॉब्लम क्या है और वो उसे मदद करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये इसने हमें इंडिकेशन दिया कि हाँ शायद कोई सुपर नेचुरल पावर होगी जिसने मदद करी है नरेटर की। गाइडिंग द नरेटर सेफली थ्रू द स्टॉर्म। और गाइड किया कि इशारा किया कि मुझे फॉलो करो, इस तरह से आओ, नीचे अब लैंड करना है, ये सब चीज़ें उसमें हमने स्टोरी में देखी थी। तो ये गाइड किया, ये भी हमें बताता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर होगी।
जो अगला है वो है नो प्रेजेंस ऑफ द प्लेन ऑन द रडार। और जब लैंड करा तो फिर जो सेकंड एरोप्लेन था जिसने सेफली लैंड करवाने में मदद करी वो भी वहाँ पर मौजूद होना था रडार पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन प्रेजेंट नहीं था ऑन द रडार। ठीक है, तो ये 2 आंसर मैंने लिखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समरी है, ये समरी हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट की बाकी रह गई थी, तो अब आज हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी लिखी है। ठीक है, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की समरी तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है ना, और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पूछी जाती है। समरी का मीनिंग होता है जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसे शॉर्ट रूप में, मतलब शॉर्ट तरीके से आप उसे बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल, ये एक यंग सीगल की कहानी है। मैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी बता रही हूँ, समरी बता रही हूँ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल, यंग सीगल की एक कहानी है। हु अफ्रेड टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि अपनी पहली उड़ान भरने से डरता है। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट, वो ये डरता है, ये सोचता है कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड द सी बिलो सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और जो समुद्र था गहरा वो उसे बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। he had run back to the little hole under the ledge, तब वो क्या करता है, फिर से दौड़ करके जो लीज के ऊपर एक होल बना हुआ है छोटा सा जहाँ पर वो रहते हैं, वो वापस वहीं जा कर के बैठ जाता है। Nobody came to see him, कोई भी उसे देखने नहीं आता है। He was his father teaching his siblings, ये उसके पिताजी हैं जो उसके भाई बहनों को, सिबलिंग्स का मीनिंग होता है जो भी आपके भाई बहन रहते हैं वो। ठीक है, तो आप उसके सिबलिंग्स को उसके पिताजी टीच कर रहे हैं। क्या टीच कर रहे हैं? ही सा देम लर्निंग टू फ्लाई, और वो उन्हें देख रहा है कैसे उड़ना है। उसके पिताजी उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं और वो ये सब देख रहा है। टू स्कीम द वेव एंड टू डाइव फॉर फिश, कि किस तरह से स्कीम करना है, वेव करना है, डाइव करना है फिश को पकड़ने के लिए, यानी फिश का शिकार करने के लिए। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, वो सोने का एक बहाना बनाता है, इस तरह से दिखाता है कि वो बेहोश हो रहा है। एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, ये इसलिए करता है ताकि वो अटेंशन पा सके उसके पेरेंट्स की। बट इन वैन, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाता है। वैन का मीनिंग होता है व्यर्थ हो जाना। ठीक है, देन ही सा हिज मदर फ्लाइंग विद अ फिश इन बिग, तब उसके बाद वो देखता है उसकी मदर जिसकी चोंच में फिश का टुकड़ा है वो उड़ रही है। ही क्राइड, वो रोने लगता है। गा गा गा, ये बर्ड्स की लैंग्वेज है। ठीक है, गा 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 का मीनिंग है गिव मी फूड। वो अपनी मदर को देख के रोने लगता है और बोलता है गा गा गा, यानी कि मुझे खाना दो। बट द मदर टर्न अवे, लेकिन उसकी मदर टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, घूम जाती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड द सीगल, लेकिन वो जो दृश्य है, क्योंकि देखिए वो दिन भर से भूखा होता है, एक दिन पहले से भूखा होता है और उसे खाना नहीं मिलता है, और उसकी मदर उसके लिए फूड लेकर आती है लेकिन उसे देती नहीं है, और उसको देख कर के बहुत ही ज़्यादा पागल सा हो जाता है क्योंकि वो भूखा है और उसे उस भोजन को कैसे भी लेना है, और लेना है इसके लिए वो क्या करता है, डाइव्ड फॉरगेटिंग हिज फियर, वो डाइव कर जाता है, वो छलांग लगा देता है, जिसे कि उसके मदर फादर कब से सिखाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं सीख रहा था, लेकिन उसे भूखा रखा, उसकी भूख ने उसे सिखा दिया कि क्योंकि सामने भोजन था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसने डाइव कर दिया। ठीक है, छलांग लगाई। फॉरगेटिंग हिज फियर, अपना फियर जो है वो भूल जाता है, और ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने ये महसूस करा कि उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो बाहर की ओर फैल रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग, वो नहीं गिर रहा है। ही वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। ही हैड ओवरकम हिज फियर, वो अपने
डर पर, अपने भय पर विजय पा लेता है। ही वुड फ्लाई हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, वो अपने जो उसके जो पैर हैं वो डूबे हुए हैं पानी में, और उसका जो शरीर है, क्योंकि सीगल का बॉडी इस तरह का बना हुआ होता है कि वो पानी के अंदर डूबता नहीं है, तो उसने महसूस करा कि वो तैर रहा है उस ग्रीन सी पर। सैंक करना यानी कि तैरना, ठीक है। ही वॉज फ्लोटिंग, वो तैर रहा है। द फैमिली कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, जो फैमिली है उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। प्रेज्ड हिम, उसकी तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। एंड ऑफर्ड हिम पीसेज ऑफ डॉग फिश एज अ रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के रूप में उसे क्या मिल रहा है? डॉग फिश का पीसेज ऑफ डॉग फिश, ठीक है, जो कि उसे बहुत पसंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये थी हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट की कहानी। अभी हमारा समरी, और अभी हमारी जो है ब्लैक एरोप्लेन की समरी है, तो हम उसे भी इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। राइट अ समरी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन की समरी बताइए। ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ मिस्टेरियस टेल, एक रहस्यमयी कहानी है, बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जो कि किसने लिखी है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ की है ये कहानी। अबाउट अ पायलट, और पायलट के बारे में है। द स्टोरी टेलर इज़ अ पायलट हु वांट्स टू बी विद हिज फैमिली, जो स्टोरी टेलर है वो एक पायलट है और जो कि चाहता है अपने परिवार के साथ में होना। एंड हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट विद देम, और अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है इन इंग्लैंड में। ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। टू बी विद हिज फैमिली, अपनी परिवार के साथ होने के लिए। आफ्टर पासिंग पेरिस, जैसे ही वो पेरिस को पास करता है, क्रॉस करता है, he saw storm clouds that looked like big black mountain, तो अब उसने क्या देखा? एक स्टॉर्म क्लाउड देखा जो कि एक बिग ब्लैक माउंटेन यानी कि एक बड़े काले पर्वत की तरह नज़र आ रहा था। बट एज ही फ्लू थ्रू देम, लेकिन जैसे ही वो उस बादल के अंदर चला जाता है, एवरीथिंग अराउंड हिम टर्न्ड कम्प्लीटली ब्लैक, तब उसके सामने सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं। ही कुडेंट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, वो एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पाता है। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट, और वो इस पर अपना कंट्रोल खो देता है, ठीक है। आगे देखिए। ऑल ऑफ अ सडन, थोड़ी अचानक से, थोड़ी देर में अचानक से ही, सा अनादर एयरप्लेन विदाउट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, थोड़ी देर में वो एक अनादर एरोप्लेन देखता है जिसके विंग्स पर लाइट्स ही नहीं होती है। द पायलट ऑफ दैट एयरप्लेन वेव्ड एंड साइंड हिम टू फॉलो, तो जो पायलट है उस अनादर एरोप्लेन का, वो उसे साइन करता है, सिग्नल करता है कि वो उसे फॉलो करे। आफ्टर गोइंग थ्रू द डार्क क्लाउड, इस डार्क क्लाउड में जाने के बाद, बाहर आने के बाद, ही लैंडेड सेफली, वो सेफली लैंड हो जाता है ऑन द रनवे पर। व्हेन ही आस्क्ड एट द रिसेप्शन अबाउट द पायलट, जब वो रिसेप्शन पे पायलट के बारे में पूछता है, हु हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी मदद की, इन दैट टफ सिचुएशन, इस टफ सिचुएशन में, सो ही कुड थैंक हिम, ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके। द वुमन देयर सेड देयर वॉज नो अदर एयरप्लेन इन द नाइट स्काई एक्सेप्ट हिज ओन, यहाँ पे आज रात को कोई और एयरप्लेन जो है नहीं फ्लाई कर रहा था बजाय कि तुम्हारे प्लेन के अलावा और कोई प्लेन यहाँ पे जो है फ्लाई नहीं कर रहा था। ये उसकी कहानी थी, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रूप में मैंने आपको उसको बता दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा इसका द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर और जो हमारी दोनों समरी बाकी थी वो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।